હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન आराध्य क्लासेस. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. मैं समीर सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर. बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है. हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं. कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस कि भाई रेजोनेंस के अंदर क्या होता है. तो देखो बच्चों, sometimes one Lewis structure बच्चों एक खास इंपॉर्टेंट चीज. अब मैं बुक टू बुक चलूंगा, आप लोगों का जो भी कंटेंट है उसको बुक टू बुक चलाऊंगा लाइन वाइज, लेकिन बुक की कंपैरिजन में बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखूंगा. ठीक है. तो समटाइम्स वन Lewis structure cannot explain all the bond parameters. अब बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? जैसे कि आपका बॉन्ड लेंथ हो गया, उसके बाद आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया. बच्चों, बॉन्ड लेंथ तो समझते ही हो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाइज ऑफ टू एटम. बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स. बॉन्ड एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड या forming the bond, या you can say that energy change accompanied by bond formation or breaking is your bond enthalpy. तो इन सभी के अंदर sometimes when one Lewis structure is not able to explain all the bond parameters such as bond length, bond order, bond enthalpy, then actual structure of molecule is considered as resonance hybrid अब ये आपको समझ में नहीं आया अभी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे जिसको आपको क्लियर हो जाएगा. considered as resonance hybrid of all possible structures of equivalent energies वाले सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस जो हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इन सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ओजोन का, O3. एग्जांपल जो है दैट इज O3, ओजोन. तो अगर मैं ओजोन का आप लोगों को रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाऊं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो आप उसका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए. तो करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ चुके हो कि यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देयर आर 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगा. मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो बढ़कर के 4 हो जाएगा, इसीलिए ये बॉन्ड टूट करके इधर आएगा. कहने का मतलब नया स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. अच्छा, आप लोगों ने हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में समझा था. तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके अंदर हम जो ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर जो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, उसको इस तरीके से दिखाते हैं.
तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस स्ट्रक्चर को तो बच्चों रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। कैमरा में ये चीजें आ रही है ना जो मैं लिख रहा हूँ वो रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा सर इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग दो नाम देते हैं। पहला है आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या तो फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या तो फिर इसको बोल देते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको हम लोग बोल देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या तो फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं कुछ एक और एग्जांपल्स। आगे जो हमारा एग्जांपल है वो बेंजीन का है। बच्चों आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है और साथ साथ में ऑल्टरनेटिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कहने का मतलब स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर 6 कार्बन है। आप लोग बोलोगे सर हाइड्रोजन कहाँ पर है, तो इन 6 के 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। चलिए बढ़िया, ये तो समझ में आ गया हमको। ये 6 के 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम है। अब मैंने बोला कि ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक छोड़ के एक यहाँ पर है, फिर एक छोड़ के यहाँ पर है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो बेंजीन का हो गया। अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ या दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर भी देखिए मैंने डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग रखा है ना, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग ही रखूंगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड रखा एक छोड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक छोड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो एक ही तरीके के लग रहे हैं आपको, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसको हम लोग बोल देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। या इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसको बोला जाता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की। अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? देखिए कैसा दिखेगा। देखिए तो ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड किसी भी कार्बन एटम के ऊपर हो सकता है, किसी भी कार्बन एटम के ऊपर हो सकता है। अब बच्चों आप लोगों ने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त कुछ रूल्स ध्यान में रखने हैं। जैसे आप लोगों को मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बताए, बराबर, उससे थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही गया होगा कि यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज नहीं हो रही है। नंबर 1, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स वही की वही है। नंबर 2, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउड है। देखिए यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो जब भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो तो आपको हमेशा याद रखना है, पहला चीज रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही पोजीशन चेंज होना चाहिए। तीसरा, जिन दोनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बराबर बिल्कुल सेम होने चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। दीज आर योर रूल्स अबाउट राइटिंग ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इसको आप लोग बोल दोगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलोगे? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ व्हाट? ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन। बेंजीन नहीं है, बेंजीन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस के।
कुछ मॉलिक्यूल्स के आपको फॉर्मूला दिए होंगे, आपको उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछा जा सके ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ, क्वेश्चन इज राइट resonance structures of first CO2। पहला हमें CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले तो इसका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बना लिया, यहाँ पर आपके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। अब करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बना लिया, बराबर, इसको हम लोग रख देते हैं सेंटर में, ताकि आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को इधर ले रहा हूँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा कर सकता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट करके यहाँ पर आ गई है, ठीक है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो थे ही, तीसरा बॉन्ड भी बन जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दी तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दी है तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दी है ऑक्सीजन ने तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गई है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो पहला लुईस स्ट्रक्चर तो आपका ये हो गया। दूसरे लुईस स्ट्रक्चर में जस्ट आपको इसका ऑपोजिट करना है कि यहाँ पर ये लोन पेयर आई थी तो यहाँ पर ये लोन पेयर को घुमाओ और यहाँ पर इसको घुमाओ, इस तरीके से, ठीक है। देखो अब ये लोन पेयर इधर आ गई तो 2 बॉन्ड तो थे ही, तीसरा भी बन गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इसका आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहो तो क्या करोगे बच्चों, तो रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कुछ इस तरीके का दिखेगा। बोलो, क्लियर हो रहा है? ये आपका सॉरी ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO2। नाउ व्हाट डू वी से द स्ट्रक्चर 1 and 2? The structure 1 and 2 are known as canonical structures या तो contributing structures। 1 and 2 are known as canonical structures और contributing structures। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The next is CO3 minus 2। CO3 minus 2। तो CO3 minus 2 का सबसे पहले तो करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बना लो बच्चों। यहाँ पर करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया करेक्ट वाला, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी 2, यहाँ पर आपकी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, तो देखो यहाँ पर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर डाल दो, ठीक है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर डाल दोगे तो ये इधर चली जाएगी, तो नया वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इसने गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज है ही। ऑल्टरनेटिवली जो नया वाला स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। बोलो, क्लियर है? देखो यहाँ पर मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन बना लिया। अगर आप पूछोगे सर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखेंगे, तो देख लो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग क्या बोल देंगे,
इसको हम लोग बोल देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हम लोग बोल देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? तो इसको हम लोग बोल देंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। दूसरा नाम है इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? चलिए अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं व्हिच इज NO3-। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना है बच्चों, बस, और कुछ भी नहीं है। थर्ड जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल इज ऑफ NO3-, NO3-। तो बोलिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप तो आपको इसका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर लिखना है। तो करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर अब मैं आपको डायरेक्टली सिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि आई होप कि आप लोगों ने उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी, बराबर। ये इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब समझना बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो 1 2 3 4 पॉजिटिव 4 इसके ऊपर बॉन्ड जुड़े हुए, मतलब नाइट्रोजन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज आएगा। नाइट्रोजन जो है वो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब समझो, सपोज करो कि पहले केस में ये नेगेटिव चार्ज इधर आता है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा? कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों वो इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना के रखे हैं। हमको नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज नहीं करने, हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करना है। तो अगर एक नया बॉन्ड इधर बन रहा है तो एक बॉन्ड टूटना चाहिए। क्वेश्चन आता है कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए? कमजोर बॉन्ड टूटना चाहिए ऑब्वियसली। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है, इसलिए वो फटा करके टूट जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। देखिए दिस वाला स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर का प्लस चार्ज एज इट इज रहा क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बना के रखे हैं। इसका नेगेटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। व्हाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव तो था ही पहले से, अब पॉजिटिव आ जाएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। इस ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्स्ट्रा आ गई तो ये नेगेटिवली चार्ज बनेगा, ठीक है। और इस बेचारे के ऊपर तो पहले से ही नेगेटिव चार्ज था ही। क्लियर हो रहा है? अच्छा, ऑल्टरनेटिवली दूसरे के अंदर क्या हो सकता है? तो दूसरे के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आएंगे तो नया वाला स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा? तो दिखेगा ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए मतलब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव और इस नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब इसका हिस्सा पूरा। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, उसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दी, 6 थी उसमें से अभी 4 बची। अब कुछ मुझे पूछेंगे कैसे? तो देखो बच्चों, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की पेयर थी, उसमें से 4 बची, बाकी की 2 चली गई बॉन्ड बनाने के लिए। अब वापस से यही सिनेरियो होगा, अगर यहाँ पर नया बॉन्ड बना तो नाइट्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? तो पहले बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक बॉन्ड टूट के आ गया, मतलब वापस यहाँ पर कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक बॉन्ड टूट के आया तो 4 तो थे ही, 2 और जुड़ गए मतलब 6 हो गए। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो एज इट इज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2-। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या तो फिर इसको हम लोग बोल देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। जो फोर्थ एग्जांपल है वो है SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एग्जाम में अगर कोई अननोन भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग इसको नोटबुक में 2 से 3 बार लिख करके ट्राई करेंगे, है इजी, खाली इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करना है। पोजीशन ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेंज नहीं होने चाहिए, वो बात को खास ध्यान रखना है। तो देखो
जो आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ रहा है वो है SO2। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा आ रहा है बच्चों? SO2। तो देखो SO2 का सबसे पहले तो हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए भाई ये लुईस स्ट्रक्चर तो बन गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगी, क्योंकि देखो बाकी तो खर्च हो गई है। यहाँ पर आपके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगी, और यहाँ पर इसकी बात करो तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगी। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दूसरा वाला ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लेफ्ट में था तो यहाँ पे राइट में आ जाएगा, और कुछ मैजिक तो करना नहीं है, रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ SO2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, बराबर। रेजोनेंस हाइब्रिड कोई मुझे पूछ ले तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। ठीक है, इस तरीके से मैं उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना करके दे दूंगा। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना करके दे दिया। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लें तो वो हो जाएगा आपका NO2 माइनस का। नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज ऑफ NO2 माइनस। अब है ना वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, NO2 माइनस का करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बनाओ और उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं अपना काम चालू रखता हूँ। ठीक है, ये आपका NO2 का लुईस स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर डायरेक्ट ड्रॉ करूँ मैं तो और कुछ जादू नहीं होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड राइट में था तो यहाँ पे लेफ्ट में ले लो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लेफ्ट में था तो वहाँ पे राइट में ले लो। अब आप बोलोगे सर हमें ना लुईस स्ट्रक्चर आपकी तरह फटाफट बनाने नहीं आ रहे। नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। 4-5 बार नोटबुक में लिखोगे फिर अपने आप ही समझ जाओगे कि किस तरीके से उसको करना है। क्लियर हुआ? तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाऊं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया तो ये बॉन्ड टूट करके इधर आ गया, नया वाला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का ट्राई करो तो रेजोनेंस हाइब्रिड नया वाला जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है? रेजोनेंस हाइब्रिड आपका इस तरीके से दिखेगा। माइनस चार्ज को आप दोनों में से किसी भी ऑक्सीजन एटम के ऊपर दिखा सकते हो, दोनों के ऊपर दिखा दो तो भी कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया NO2 माइनस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और साथ साथ में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम कब से पढ़ रहे हैं कि रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, बट रेजोनेंस से होता क्यों है, या ऐसा पूछो कि रेजोनेंस होता क्यों है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। रेजोनेंस की मदद से हमें क्या समझ में आता है? तो देखो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन का टाइटल लिख देते हैं कि आउटकम्स ऑफ रेजोनेंस, या व्हाई डू द रेजोनेंस अकर। रेजोनेंस होता क्यों है? आउटकम्स ऑफ रेजोनेंस ऑफ रेजोनेंस। तो पहला आएगा it provides stability to the molecule. It provides stability to the molecule. कुछ बोलेंगे हैं स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, रेजोनेंस की मदद से स्टेबिलिटी आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। कैसे? तो जब मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है ना तब हकीकत में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के लिए एनर्जी तो खर्च करना पड़ेगा। एनर्जी हम लोग बाहर से तो दे नहीं रहे हैं, हमें एनर्जी बाहर से तो देनी नहीं है, सिस्टम खुद ही अपना एनर्जी खर्च करेगा। अब सिस्टम अगर खुद अपना एनर्जी खर्च करेगा तो बच्चों समझो वो हायर एनर्जी स्टेट में से लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अगर हायर एनर्जी स्टेट में से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस की मदद से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलता है। नंबर 2, it averages out the bond parameters. The bond parameters, वो बॉन्ड पैरामीटर्स को एवरेज आउट कर देता है। एग्जाम्पल है आपका बॉन्ड लेंथ, एग्जाम्पल है बॉन्ड लेंथ।
तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझो CO2 का एग्जांपल लेते हैं। CO2 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझा बच्चों अभी, बरोबर। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पहला कुछ ऐसा दिखेगा, और दूसरा आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए पहले इट वाज ओनली द डबल बॉन्ड, नाउ इट इज द एवरेज ऑफ सिंगल एंड द ट्रिपल बॉन्ड, एवरेज ऑफ द सिंगल एंड द ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर रेजोनेंस की मदद से जो बॉन्ड पैरामीटर्स थे वो एवरेज आउट हो गए, बॉन्ड एंथैल्पी भी एवरेज आउट हो गई। पहले खाली डबल बॉन्ड था ऐसा लग रहा था, अब फर्स्ट और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एवरेज आउट होगा। कहने का मतलब जो भी बॉन्ड पैरामीटर्स हैं उसको वो एवरेज आउट कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, ड्यू टू रेजोनेंस द मॉलिक्यूल एक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, प्रोवाइडेड हमको जब भी किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं हमें सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए, तो ही हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियल सेंस में रेजोनेंस का कंसेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशंस में या हाइपोथेटिकली ही इसको समझते हैं, बट ड्यू टू रेजोनेंस हमें इतना समझ में आता है कि मॉलिक्यूल जो है वो अपना एनर्जी लूज करता है, लो एनर्जी स्टेट में, सॉरी हाई एनर्जी स्टेट में से लो एनर्जी स्टेट में से आता है वो, और लो स्टेबिलिटी में से हाई स्टेबिलिटी में जाता है, इसीलिए कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस करा गया है। क्लियर है? आई होप सब लोगों को अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आ गया होगा। अब देखो बच्चों, अब मैं जो टॉपिक चालू करने वाला हूँ वो VSEPR थियरी है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यूएशन में ही लूंगा। थैंक यू। હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ.